हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग आपके पास क्लास 12th के अंदर केमिस्ट्री का सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली चीज कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको बेसिक थोड़ा सा आना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, और हाइड्रोकार्बन्स का कौन सा सेगमेंट हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज यदि हम लोग बात करें तो क्लास 12th के अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर, जिसमें कि पहला चैप्टर है आपके पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, बाकी धीरे धीरे सारे लेक्चर्स हम लोग डिलीवर करते रहेंगे। सबसे पहली बात कि हम लोग बात करेंगे कि जो सेगमेंट हमें बात करनी है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, उसमें सबसे पहली बात कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यदि हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जैसा नाम से ही क्लियर है, ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, एक सेगमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा सेगमेंट है कार्बन। ठीक है, कह तो ठीक है सर, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रमुखता किसकी है? यदि हम लोग प्राइमरी कंडीशन की बात करें तो कार्बन प्राइमरी है इसके अंदर, और हाइड्रोजन जो है सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन, ठीक है, लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना बेसिक नहीं जाना था सर, क्लास 12 की क्लास में हम लोग बैठे इतना तो पढ़ के आए हैं, लेकिन बेटा सब लोग नहीं पढ़ के आए होते। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट चलेगा बेसिक सा, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक वेट 12 होता है। इस कार्बन की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बात किया जाए तो इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि एक एलिमेंट जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा तो ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा और शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। बॉन्डिंग नहीं सिखाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो यही लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाएगा ना। तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड जो बना, ये 4 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा, लेकिन चारों सिंगल हो सकते हैं, उसमें से कुछ डबल हो सकते हैं, कुछ सिंगल हो सकते हैं, या कुछ ट्रिपल हो सकते हैं। मतलब कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों प्रकार के बॉन्ड बनाता है। तो सर कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी एक कार्बन और दूसरे कार्बन एटम के बीच 4 बॉन्ड नहीं बन सकता है? नहीं, 4 बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियस जो है, कार्बन का जो नाभिक है, वह इस 4 बॉन्ड के कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, यानी स्टेबल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से 4 बॉन्डिंग नहीं बनती है। ठीक है, तो 4 अलग अलग एटम से एकल बंध बन सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, कह दो ठीक है सर। यदि आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, यदि आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की। तो सामान्य तौर पे हम उस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जिस क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता है। ठीक है, यदि हम इसे क्लासिफाइड करने आए तो यह हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक का नाम है एलिफैटिक और एक का नाम है एरोमेटिक। ठीक है, कह दो एलिफैटिक क्या होता है सर? यदि एलिफैटिक की बात करें, एलिफैटिक की बात करें तो इसे क्या किसे कहते हैं या क्या होता है, या एरोमेटिक की बात करें तो यह क्या होता है या किसे कहते हैं? तो सबसे पहली चीज यदि एलिफैटिक की बात करें, एलिफैटिक यानी खुली श्रृंखला और एकल बंध। ठीक है, यानी खुली श्रृंखला साथ में एकल बंध। एकल बंध कहां भाई? कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य खुली श्रृंखला, मतलब ओपन चेन होना चाहिए और एकल बंध होना चाहिए। तो क्या मतलब है सर खुली श्रृंखला का? खुली श्रृंखला का मतलब है कि कंपाउंड के दोनों टर्मिनल दिखाई देने चाहिए, दोनों किनारे दिखाई देने चाहिए। तो सर एग्जांपल दो। बिना एग्जांपल के कैसे बात करेंगे? तो जैसे पहला एग्जांपल आप ये देखो, ठीक है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 2 यहां लगेगा, 3 यहां लगेगा।
आप एक कंपाउंड को देखो तो एक टर्मिनल ये है, एक सिरा इसका ये है और दूसरा सिरा ये है, दोनों सिरे दिखाई दे रहे हैं ना, तो खुली श्रृंखला है। खुली श्रृंखला के अंदर एकल बंध, कह दो और कोई नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। खुली श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड भी कंसीडर होता है और खुली श्रृंखला के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी कंसीडर होते हैं एलिफैटिक के अंदर, ठीक है। जिसे आप सामान्य तौर पे जब एकल बंध बनता है तो उस केस में इसे एल्केन कहते हो। क्या कहते हो? एल्केन कहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये तीनों बातें याद रखना, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन्स है, मतलब n एक इंटीजर्स है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। n की वैल्यू 1 होगी तो पहला कंपाउंड मिलेगा, n की वैल्यू 2, ऐसे नंबर्स हैं। जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कंसीडर होते हैं उसे एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसे एल्काइन बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CN2n-2 ये बनता है, ठीक है। जहां पर एल्केन समूह की बात करें तो ये n=1 से शुरू होता है, ये n=1 से शुरू होता है, लेकिन एल्किन और एल्काइन दोनों, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य होना चाहिए, तो इस अवस्था में यहां पर n की वैल्यू हमेशा 2 से शुरू होगी, इस बात का ध्यान रखना। मतलब n=1 पर आपके पास एल्केन और एल्काइन नहीं मिलता है, n=1 पर आपको एल्किन और एल्काइन नहीं मिलता है। तो ये रहा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सॉरी, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये सारी बातें। तो सर ये जो बातें किए हो ये याद रखना है क्या? हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जैसे ही हम हेलो एल्केन के अंदर पहुंचेंगे मैं फिर रिकॉल कराऊंगा आपको वहां पे, ठीक है। एरोमेटिक के अंदर बात करें तो एरोमेटिक के अंदर यानी बंध संरचना अब बंध संरचना के अंदर एल्कीन या एल्काइन, एल्केन की बात नहीं करेंगे ना। एरोमेटिक का मतलब क्या है? बंध संरचना होना चाहिए और बंध संरचना के अंदर एल्किन या एल्काइन होना चाहिए। सामान्य तौर पे हम यहां पर बेंजीन की बात करेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो हिस्सा है एरोमेटिक का सेगमेंट, वहां पर बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है? 6 कार्बन की एक बंध श्रृंखला या एक रिंग होती है, 6 कार्बन की एक बंध श्रृंखला या रिंग होती है, जिसमें एकांतर क्रम पर एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड की उपस्थिति दिखाई देती है। तो कैसा होता है सर? यदि कैसा होता है बात करें तो बेंजीन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। 6 कार्बन का, तो कार्बन कहां दिख रहा है इसमें? कार्बन को उसको देखना चाहो तो देखो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रहा 6वां कार्बन। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है क्या? तो हाँ सर, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सर आपने कहा एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड भी होगा। कहां है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड नहीं है तो आप बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि आपको पास फार्मूला जो है वो C6H6 है, ठीक है। और हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होगी। 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए यदि आप 6 हाइड्रोजन है तो हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन लगा के जब आप गिनना चाहेंगे तो हर एक कार्बन की केवल 3-3 वैलेंसी पूरी हुई है, एक वैलेंसी अभी भी खाली है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एकांतर क्रम पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो सर जैसे आपने लगाया वैसे ही लगाना आवश्यक है? नहीं, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लगाया वैसे ही लगाइए, बस एकांतर क्रम होना चाहिए। एक बॉन्ड यहां लगा तो दूसरा खाली होना चाहिए, फिर तीसरे पे लगेगा, ठीक है। आपका मन करे तो आप यहां लगाइए, एक छोड़िए, फिर यहां लगाइए, फिर एक छोड़िए, फिर यहां लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं सर ये समझ में नहीं आएगा, मान लो कि हमें भूल गए तो कैसे? ठीक है, भूल गए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप बेंजीन रिंग ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए और इसके अंदर गोला पाल दीजिए। इतना तो बनाने आता होगा ना, ठीक है। गोला बनाने तो आई भी करता होगा, गोला बनाने आता होगा, इसे भी बेंजीन कहते हैं। ओके, चलो। तो अब रही बात कि सर ये सारी चीजें क्यों सिखा रहे हो हमको? इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब हम हेलो एल्केन के अंदर पहुंचेंगे तो ये वर्ड है हेलो एंड एल्केन, किससे मिलके बना भाई? एल्केन से। किससे मिलके बना? एल्केन से। इसीलिए मैं एल्केन की बात अभी करके आया, ठीक है। तो सर उसके आगे भी तो एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो। हेलो का मतलब क्या है सर? हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन क्या होता है सर? यदि हेलोजन की बात की जाए तो हेलोजन मतलब आपके पास हेलोजन फैमिली होगी जिसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर 4 एलिमेंट कंसीडर होते हैं। तो नहीं, इस फैमिली के अंदर तो 5 लोग होते हैं। तो कौन कौन से सर? तो इस हेलोजन फैमिली के अंदर 5 लोग होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 लोग तो कंसीडर होते हैं। इसके साथ साथ एक एलिमेंट होता है जिसे एटी बोलते हैं, इंस्टेंटाइन बोलते हैं, लेकिन ये जो एटी नाम का एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो इनके साथ रखा तो जरूर गया है,
लेकिन इसकी प्रॉपर्टी परफेक्टली इसके साथ मैच नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इससे अल्फा बीटा गामा रेज उत्सर्जित होते रहते हैं, लेकिन वहीं पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो रिएक्शन ये सारे एलिमेंट देते हैं वो रिएक्शन ये नहीं देता है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको पहले तो ये समझ में आ गया कि जिस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, उसमें से हम लोगों ने हेलो एल्केन की बात की। हेलो एल्केन में एल्केन इसलिए समझाया क्योंकि हमको हेलो एल्केन एक साथ बात करनी है, ठीक है। तो हेलो एल्केन ये बनेगा कैसे सर? बस एल्केन से ही बनेगा। एल्केन का जनरल फार्मूला याद रखना, एल्केन का जनरल फार्मूला याद रखना, अभी समझ में आएगा कि एल्केन से कैसे बनेगा। एल्केन से कैसे बनेगा अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उम्मीद है आपको एल्केन एंड हेलो ये दोनों वर्ड समझ में आ गया। आइए डेफिनेशन देखिए। वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के, हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, ठीक है, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणु है, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है, वहां से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु यानी एक्स में से कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होता है। विस्थापित करने का मतलब क्या है? इनके द्वारा हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन को उनकी पोजीशन से किसके द्वारा हटाया जाता है? हैलोजन के द्वारा, ठीक है। तो उस केस में जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, या हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न या हेलो एल्केन कहते हैं। तो ठीक है सर, एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल समझो। मान लो कि हमने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम है CH4, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम मेथेन है। क्या नाम है भाई? मेथेन है। कह दो हाँ सर ये तो हमको पता ही है, मेथेन है। एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हुई है, ठीक है। कह दो हाँ ठीक है। अब इस एक काम करो कि इसको किसी एक हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दो। कह दो हैलोजन कौन सा? कोई भी ले लो, इन चारों में से जो तुम्हें अच्छा लगता हो। चलो हम क्लोरीन ले लेते हैं, हमको क्लोरीन अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर इस क्लोरीन को लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करते हैं। कह दो चेंज करने से फायदा क्या होगा? अभी दिखाते हैं फायदा क्या होगा। Cl सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे लिखो। अब यहां से ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और HCl बन के बाहर आ जाएगा, HCl बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पास ये जो था इसे हाइड्रोकार्बन ही कहते हो, और हाइड्रोकार्बन में कौन था? एल्केन था। एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया और उसकी जगह क्या लगा दिया? हैलोजन लगा दिया। मतलब इस हाइड्रोजन को विस्थापित किसने किया? हैलोजन ने। तो इसलिए ये जो बन के आया उसका नाम क्या हो गया? हेलो एल्केन, क्योंकि एल्केन से हाइड्रोजन को निकाल के आपने क्या जोड़ दिया? हैलोजन। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हेलो एल्केन, ठीक है। कह दो सर ये तो इस फैमिली का नाम है ना, इसका स्पेशली नाम क्या होगा? तो भैया वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि आपको ये समझ में आ गया क्या कि हेलो एल्केन क्या होता है? इस फैमिली का नाम, ये पूरी फैमिली जो बनेगी, ठीक है, उसे हेलो एल्केन कहेंगे। यदि इसका स्पेशल नाम चाहिए आपको कि इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। कहते तो नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ। हमारे सर जो हमारे स्कूल में पढ़ाए थे उन्होंने इसका नाम बताया था क्लोरोमेथेन। अरे भैया, अरे बाबू, अरे बचवा, यहां सुनो, मेथिल क्लोराइड जो इसका नाम है ये इसका साधारण नाम है। क्या नाम है? साधारण नाम है। जो तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे स्कूल में पढ़ा के आए हैं वह इसका IUPAC नामकरण है, ठीक है। क्या नामकरण है? IUPAC नामकरण है। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्लोरोमेथेन कब कहा जाएगा, क्लोरोमेथेन कब कहा जाएगा और मेथिल क्लोराइड कब कहा जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? यदि यहां तक क्लियर है तो इसका एक बेसिक रिएक्शन समझते हैं कि सर जो एल्केन होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ये R क्या है सर? ये R एक एल्किल ग्रुप है। कह दो एल्किल ग्रुप क्या होता है सर? कह दो एल्किल ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो एल्केन समूह का जनरल फार्मूला है CnH2n+2,
उसको कॉमन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आर लिखते हैं, बस अंतर यह होता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोजन कम होता है, तो उसी को हम आर लिखते हैं। ठीक है, जैसे CH4 मेथेन हो जाता है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो CH3, इसी का नाम मेथिल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। तो इस ग्रुप के बारे में, मतलब ऐसे एक हाइड्रोजन कम करके यानी एक वैलेंसी खाली करके लिखने का तरीके को हम क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। अब उसी एक वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर दिया गया तो नाम क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में समझो इस रिएक्शन को कि कॉमन तरीके से कैसे लिखते हैं। तो ये रहा आपके पास एल्केन। एल्केन की अभिक्रिया आप हैलोजन के साथ करा दो। हैलोजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका X। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो एक X, क्योंकि इसको अब थोड़ा अच्छे से लिखो क्योंकि आपको काट के निकालना है उसमें से। कह दो हाँ सर, एक X सिंगल बॉन्ड दूसरा X। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से निकलेगा, और जब यहां से ये निकलेगा तो ये हिस्सा ये R और ये वाला X उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये RX बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा HX। अब X की जगह जो भी लोगे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में से जो भी लोगे वो यहां रखा जाएगा। तो ये जो बन के आया ये एल्केन का हिस्सा है और ये हैलोजन है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। ठीक है, कह दो सर इसका नाम हेलो एल्केन काहे दिया गया? एल्केन हेलो नहीं बोल सकते हैं क्या? बोलो भाई, नहीं बोल सकते हैं क्या? हेलो एल्केन क्यों बोला गया? एल्केन हेलो बोलिए सर, क्या दिक्कत है? हेलो एल्केन बोलने की क्या हो सकता है? हम एल्केन हेलो बोलेंगे। देखो भैया एक चीज समझो, जब आप IUPAC नामकरण की बात करोगे, IUPAC नामकरण की बात करोगे तो IUPAC नामकरण में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिखते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका नाम पहले आएगा, इसलिए इसको हेलो को पहले बोला जाता है और मेन ग्रुप को बाद में बोला जाता है। क्लियर है? इसी के कारण ये ऐसा दिखाई देता है। इतनी बातें क्लियर हुई? यहां तक में कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ये हैलोजन व्युत्पन्न बन गया, हैलोजन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब क्या है? यहां पे एक वर्ड है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब वो किसी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, वह प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी कुछ और था और किसी से बना है वो। प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी हमारे पास क्या था? प्राइमरी था हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन? जनरली एल्केन। ठीक है, जनरली कौन? एल्केन। ये हमारे पास प्राइमरी था, इस प्राइमरी से उत्पन्न हुआ ना। ठीक है, इससे बना हुआ ये। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न कहेंगे। क्लियर है? हैलोजन व्युत्पन्न, क्योंकि हैलोजन जुड़ के ही बना है तो इसलिए हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाएगा। अब इसके आधार पे जो कंपाउंड बनेगा वो दो प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से? एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स इसीलिए पहले पढ़ाया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी ओपन चेन वाला कंपाउंड जिसमें हैलोजन जुड़ेगा, ओपन चेन वाला कंपाउंड जिसमें हैलोजन जुड़ेगा, उसके डेरिवेटिव्स जिसमें हेलो एल्केन आएंगे, हेलो एल्केन आएंगे, या इसी को एल्किल हैलाइड बोला जाएगा। हेलो एल्केन आएंगे या इसी को एल्किल हैलाइड बोला जाएगा। दूसरा क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसलिए पहले बताया, एरोमेटिक यानी क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन के साथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का कंसीडरेशन होगा। के हैलोजन व्युत्पन्न, के हैलोजन व्युत्पन्न मतलब उसमें भी एक हाइड्रोजन को निकालकर उसके जगह हैलोजन को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हेलो एरीन या एरिल हैलाइड बोला जाएगा। इसलिए आप देखो आपके चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखो ध्यान से आपके चैप्टर को क्या बोला जा रहा है भैया? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्यों? क्योंकि एक एलिफैटिक वाला हिस्सा है और एक एरोमेटिक वाला हिस्सा है। ठीक है, एलिफैटिक की बात करें उसमें एल्केन लेके आ रहे हैं जिसके साथ हैलोजन जुड़ रहा है, तो इसलिए हेलो एल्केन बोला। और एरोमेटिक के अंदर एरोमेटिक वाले को एरिन बोलते हैं, उसमें भी हैलोजन जुड़ रहा है, इसलिए हेलो एरिन्स बोला। ठीक है, उम्मीद है इतना बेसिक तो अब समझ में आ ही गया होगा। यदि इतनी बेसिक चीजें समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं कि सर इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे इस चैप्टर के अंदर हमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों पढ़ने हैं। और एरोमेटिक के अंदर बात करें तो एरोमेटिक के अंदर बात करें तो हेलो एरिन के अंदर हमें स्पेशली बेंजीन पढ़ने हैं, स्पेशली बेंजीन पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा हुआ। क्लियर है? उम्मीद है इतना बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा।
यदि इतना बेसिक यदि आपको समझ में आ गया तो यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हैलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, यानी जो हैलो एल्केन्स है उनके वर्गीकरण की बात करेंगे। उनका वर्गीकरण किस आधार पे होगा भाई? ठीक है, देखो एक चीज समझो, जैसे सपोज करो कि एक क्लास के अंदर हम लोग 100 बच्चे बैठे होते हैं ना, 100 बच्चे बैठे होते हैं, तो सामान्य तौर पे यदि एक क्लास को क्लासिफाइड करना हो तो हम दो तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यही है कि भाई गर्ल्स एक साइड और बॉयज एक साइड, यानी क्लासिफाइड किया ना उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर कि लड़कियां एक तरफ और लड़के एक तरफ। या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम कहीं समूह में बैठे हैं, तो हम लोग कई स्कूल के बच्चे एक साथ बैठे हैं, ठीक है, तो हमसे क्या कहा जाता है, फलाने स्कूल के बच्चे इधर आ जाएं, तो यानी उस स्कूल के बच्चों को हम क्लासिफाइड कर दिए, अलग कर दिए, और वहां पता भी चलता है क्योंकि स्कूल के बच्चे जो होंगे उनका ड्रेस होगा प्रॉपर। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसे भी क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का पहला आधार जो होगा, ठीक है, वर्गीकरण का पहला आधार जो होगा वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होगा। ठीक है, किसके आधार पर होगा? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर का तो मतलब सर, मतलब यह है कि आप एल्केन में कितने हैलोजन जोड़ रहे हो उसके आधार पर हम पहला क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एल्किल ग्रुप लिया और एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन लगाया। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगाया, ठीक है सॉरी, एक हाइड्रोजन लगाया, तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे मोनो एल्किल हैलाइड का। तो मोनो क्यों बोला सर? क्योंकि ये जो है इसकी संख्या एक है ना, और केमिस्ट्री में एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मोनो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, का तो नहीं सर मोनो नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है बार बार बोलना। ठीक है, मत बोलो मोनो, ठीक है, तो भी चल जाएगा, मोनो नहीं बोलोगे तो भी समझ में आता है एक ही है। ठीक है, लेकिन जब 2 आ जाए तो आपको डाई वर्ड बोलना ही पड़ेगा, 3 आ जाए तो ट्राई वर्ड बोलना ही पड़ेगा, 4 आ जाए तो टेट्रा वर्ड बोलना ही पड़ेगा। तब वहां नहीं कह सकते सर मन नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ चीजें मन के साथ नहीं होती है ना, तो यहां पर इसे कहते हैं मोनो एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं? मोनो एल्किल हैलाइड। ठीक है, मोनो एल्किल हैलाइड। अब यहीं पर यदि 2 हैलोजन आ जाएं तब सर 2 ठो हैलोजन जोड़ दिया, मतलब 2 ठो हाइड्रोजन हटाया और 2 ठो हैलोजन जोड़ दिया, तब उस केस में हम इसे बोलेंगे डाई एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? डाई एल्किल हैलाइड का। तो ठीक है सर, तब 3 वाले को क्या बोलेंगे सर? 3 वाले को बोलेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या तो ठीक है सर, मान लीजिए 4 ठो जुड़ा हो तो, अरे तुम्हारी इच्छा तो बढ़ती ही जा रही है भाई, थम जा यार। ठीक है, 4 लगा हो तो उसे हम टेट्रा एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा एल्किल हैलाइड। ठीक है, कह दो सर 5 लगा हो तो, अरे यार रुक जा भाई रुक जा, अब इस संख्या के आधार पे तो करोड़ों तो गिनना क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अब इसके बाद जो भी संख्या आएगी हम उसे पॉली एल्किल हैलाइड बोल के समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब 4 से ज्यादा, सामान्य तौर पे जहां 3 आता है 3 तक के लिए तो नाम लेते हैं, लेकिन जब 3 से ज्यादा हैलाइड्स आने लगते हैं तब उस केस में हम उसको एक वर्ड देते हैं जिसका नाम है पॉली। क्या वर्ड है? पॉली एल्किल हैलाइड। ये बोलकर हम इसे समाप्त कर देते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई? यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, यदि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो क्लासिफिकेशन का पहला आधार हुआ हमारे पास वो है किसके आधार पर? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्लियर है? का तो ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यदि बात करें नेक्स्ट बात करें तो क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार होगा कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर। ठीक है,
कार्बन की प्रकृति के आधार पे। क्या तो कार्बन का नेचर भी होता है क्या? हाँ भाई, सबका होता है, तुम्हारा भी होगा, ठीक है। वैसे ही अब कार्बन के नेचर्स की बात करें तो कार्बन के नेचर्स को जानने से पहले हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन समझने के बिना हम उसको बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कह दो हाँ बिल्कुल बनाता है। चारों बॉन्ड में 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं, कोई और एटम लग सकता है, या फिर वो किसी कार्बन के साथ जुड़ सकता है। अब सामान्य तौर पे यदि एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से ऐड है, बाकी उसकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से या किसी और एटम से पूरी है, लेकिन हाइड्रोजन से, कार्बन से नहीं, तब उस केस में ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? तो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। का तो बिल्कुल सही है सर, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन वहीं पर यदि एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, ठीक है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, तो उस केस में या उस अवस्था में जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसे 2 डिग्री कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। बाकी ये कार्बन तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसे 1 डिग्री और इसे भी 1 डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, यदि एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जो कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसे 3 डिग्री कार्बन बोला जाएगा, 3 डिग्री कार्बन बोला जाएगा, 3 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। बाकी इन्हें 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री होगा क्योंकि ये भी डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। नेक्स्ट होता है, एक कार्बन यदि डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को 4 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। बाकी जो एक एक से जुड़े हैं वो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री होगा। मतलब ये वाला कार्बन जो होगा वो 4 डिग्री कार्बन होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। का तो बिल्कुल सही है सर। तो सर इसका मतलब है कि 1 डिग्री हेलोएल्केन होता है, 2 डिग्री हेलोएल्केन होता है, 3 डिग्री हेलोएल्केन होता है और 4 डिग्री हेलोएल्केन होता है। अरे नहीं नहीं भाई, 1 डिग्री हेलोएल्केन होता है, बिल्कुल सही है, 2 डिग्री हेलोएल्केन होता है, बिल्कुल सही है, 3 डिग्री हेलोएल्केन होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन 4 डिग्री हेलोएल्केन नहीं होता है। का तो ऐसा काहे सर, ऐसा काहे बदे सर, ये बताइए। देखो एक चीज समझो, मान लो कि 1 डिग्री का कार्बन हम ले आए और इधर से 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके उधर भी 3 हाइड्रोजन लगना है, तो एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, लेकिन यहां से हमने क्लोरीन लगा दिया, मतलब हेलोजन लगा दिया। तो 1 डिग्री कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है, तो इसे 1 डिग्री हेलोएल्केन बोला जाएगा, 1 डिग्री हेलोएल्केन बोला जाएगा, ठीक है। का तो ठीक है सर। दूसरे की बात करें तो एक कार्बन यहां लगाया, ठीक है, और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसकी वैलेंसी पूरी की, इसकी वैलेंसी पूरी की, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो गई, यहां क्लोरीन लगा दिया। तो ये हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है? 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री हेलोएल्केन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हेलोएल्केन बोलेंगे ना, 2 डिग्री हेलोएल्केन। का तो बिल्कुल सही है सर, 2 डिग्री हेलोएल्केन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और आगे आओ, यदि एक कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड है और एक वैलेंसी इसकी खाली थी, वहां से हमने हेलोजन लगा दिया, यानी क्लोरीन लगा दिया, इसकी वैलेंसी भी पूरी कर दो, इसकी वैलेंसी भी पूरी कर दो, इसकी वैलेंसी भी पूरी कर दो, तो अब उस केस में ये जो हेलोएल्केन होगा वो 3 डिग्री हेलोएल्केन होगा। क्या होगा? 3 डिग्री हेलोएल्केन होगा। लेकिन समस्या क्या है सर? समस्या ये है कि ये 3 डिग्री जो हेलोएल्केन होगा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब 4 डिग्री हेलोएल्केन बनाना चाहेंगे तो पहले 4 डिग्री कार्बन बनाना पड़ेगा ना। यदि 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच कर दिए तो हेलोजन कहां लगाओगे? हेलोजन लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा ना हेलोजन। जब हेलोजन लग ही नहीं पाएगा तो हम इसे हेलोएल्केन बोलेंगे कैसे? तो हेलोएल्केन बोलने के लिए एक कार्बन को खाली करके उसके जगह क्या लगाना पड़ेगा? हेलोजन लगाना पड़ेगा। तो हमेशा मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन में हेलोएल्केन जो मिलेगा वो 3 डिग्री होगा। तो यानी कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलोएल्केन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा पार्ट सर? 1 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री हेलोएल्केन एंड 3 डिग्री हेलोएल्केन। का तो ठीक है सर, इतनी बातें हमको आ गई। लेकिन एक चीज बताओ सर, हाउ वाला कार्बनवा जो है जिसके साथ कौनो कार्बनवा नहीं जोड़े हैं, उसका पूरा बैलेंसी केवल हाइड्रोजन से पूरा हो रहा है, तो इस वाले कार्बनवा को क्या बोलेंगे सर? ठीक है, तो है भैया, इसको बोला जाएगा सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या बोला जाएगा? सुपर
प्राइमरी प्राइमरी कार्बन। क्या बोला जाएगा? सुपर प्राइमरी कार्बन। बोलो, यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहां तक यदि समझ में आ गया तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देते हैं, फिर हम लोग आईयूपीएसी नामकरण पे चले जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यह है कि यदि आप कार्बन की बात करते हो तो कार्बन में संकरण भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन में संकरण भी आपको पता होना चाहिए। सामान्य तौर पे संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप कार्बन के साथ बने हुए बंध को देखिए। किसको देखिए? बंध को देखिए। ठीक है, जो एकल बंध होता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें दो पाई, ऊपर नीचे वाले पाई पाई होते हैं और बीच वाला सिग्मा होता है। ठीक है, और एक कार्बन यदि सारा सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है, सारा सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है, तो उस केस में इसके पास 4 सिग्मा बंध है ना। कितने सिग्मा बंध है? 4 सिग्मा बंध है। यदि किसी कार्बन के पास सिग्मा बंधों की संख्या यदि 4 है तो उसका जो संकरण होता है वह sp3 होता है। सिग्मा बंधों की संख्या यदि 4 है तो उसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है, और sp3 संकरण में उसका जो बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और उसकी जो संरचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। क्लियर है? यदि कोई कार्बन एटम है जिसके पास सिग्मा बंधों की संख्या 3 है तो वहां जो संकरण पाया जाता है वो sp2 होता है, और sp2 संकरण में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, और जो संरचना होती है वह त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। ठीक है, कुछ किताबों में समतलीय त्रिकोणीय लिखा होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है प्लेन के ऊपर ही त्रिकोण बनेगा बस। ठीक है, 3D नहीं बनेगा, 2D प्लेन में बनेगा। नेक्स्ट होता है, यदि सिग्मा बंधों की संख्या यदि 2 है तो जो संकरण होगा वो sp होगा, और sp संकरण में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, और जो संरचना होती है वह रेखीय होती है। ठीक है, रेखीय होती है, यानी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। कोई दिक्कत किसी को? यदि किसी को दिक्कत है तो बताए वो मेरे को। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर डिग्री ऑफ कार्बन के लिए कुछ एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। आओ डिग्री ऑफ कार्बन तब निकालो जल्दी जल्दी। ठीक है, एक कंपाउंड मैं लिख के दे रहा हूं। इस कंपाउंड में बताओ डिग्री ऑफ कार्बन कितना है? ठीक है, मतलब कितने डिग्री का हेलो एल्केन है ये? ठीक है, एक ये है, और एक एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स का मतलब हेलोजन है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा ही रखा है, डिग्री ऑफ कार्बन के लिए बस केवल इतना देखना है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, बस इतना देखो कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, उस कार्बन की डिग्री कितनी है। तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो इस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा है, कह दो हाँ सर, लेकिन इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? तो केवल और केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, तो यानी ये 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री को हम प्राथमिक भी बोलते हैं ना, प्राइमरी जिसे बोलते हो। ठीक है, प्राथमिक हैलो एल्केन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा। यदि हैलोजन की बात करें तो हैलोजन यहां है, एक इस कार्बन की वैलेंसी एक यहां से एक इधर से। यदि इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, बना ही देते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में जिससे थोड़ा आसान हो जाए समझना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देख के बताओ मेरे को कि ये जो कार्बन लगा है इस कार्बन की डिग्री कितनी है? अगल बगल डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है ना। यदि ये 2 कार्बन से अगल बगल लगा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री होगी, और 2 डिग्री कार्बन से ही हैलोजन लगा हुआ है, तो इसलिए 2 डिग्री हैलो एल्केन है ये, या द्वितीयक हैलो एल्केन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? द्वितीयक हैलो एल्केन। ठीक है, यही इसकी बात कर ले तो ये भी तुम्हारे पास द्वितीयक हैलो एल्केन ही है। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे सिंगल बॉन्ड X ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी तो 2 डिग्री ही है ना, क्योंकि इधर वाला एक कार्बन, इधर वाला एक कार्बन, दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ और 2 डिग्री कार्बन से लगा है हेलोजन, तो इसलिए क्या कहा जाएगा, द्वितीयक हेलो एल्केन। क्लियर, बात समझ में आई? यदि इतनी समझ में आ गई तो नेक्स्ट बातचीत करते हैं हम लोग IUPAC नामकरण पद्धति पर। ठीक है, IUPAC नाम पद्धति पर देखो भाई, सबसे पहली चीज, मैं पूरा IUPAC नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यदि आपको IUPAC पढ़ना है तो IUPAC का अलग से नॉमेनक्लेचर का एक सीरीज है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं बस केवल इसमें बेसिक जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, बेसिक सा। ठीक है, सामान्य तौर पे यदि हेलो एल्केन या हेलो एरीन के लिए बात की जाए, तो स्पेशली हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं अभी, तो हेलो एल्केन के लिए बात कर लेते हैं। यदि हेलो एल्केन के लिए बात किया जाए तो यानी कि एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाओगे आप, एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटाकर आप क्या लगाओगे, हेलोजन लगाओगे। जब हेलोजन लगाओगे तो क्या बनेगा, तो एल्किल हैलाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। और एल्किल हैलाइड के लिए सबसे पहली चीज, पहला क्या है कि हेलोजन जहां लगता है वो हमेशा साइड चेन या ब्रांच बनता है। ठीक है, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर बहुत कंसीडर नहीं होता है, ब्रांच मतलब साइड चेन के अंदर ही कंसीडर होता है। तो सबसे पहला रूल जो IUPAC नामकरण के लिए आपके लिए आवश्यक है कि कंपाउंड आपको जब मिले तो कंपाउंड मिलते ही आप सबसे पहला काम करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला खोजेंगे। क्या खोजेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला। क्या खोजेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला। पहला काम ये आपका होगा। जब लंबी कार्बन श्रृंखला आपको मिल जाएगी तब उस केस में उस श्रृंखला का नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि उसको नंबर देंगे, संख्या लिख देंगे, लिखा जाएगा। ठीक है, और संख्या उस साइड से लिखा जाएगा जहां से ब्रांच सबसे ज्यादा होंगे या जहां से हेलोजन सबसे पास में मिलेगा। ठीक है, जहां से काउंटिंग वहां से होगी जहां से शाखाएं सबसे अधिक होंगी या जहां से हेलोजन पास में मिलेगा। ठीक है, पास में मिलेगा। इतने रूल से आपका काम हो जाएगा, इतने रूल अप्लाई करिए। सॉरी, यदि आपको बहुत एडवांस लेवल की IUPAC पढ़नी है तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर ही वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। एग्जांपल के अंदर एक कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा भाई, इसका नाम बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए, लंबी कार्बन श्रृंखला। लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की मिल रही है या 1 2 3 कार्बन की मिल रही है। ठीक है, और काउंटिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से हेलोजन सबसे पास में मिलेगा। तो हेलोजन सबसे पास तो यही है, तो यानी 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे, Cl। IUPAC नामकरण में क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाएगा, और सारे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एन बोला जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, एक नंबर से हेलोजन लगा हुआ है, मतलब एक नंबर से क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप इसे नंबरिंग भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लोरोप्रोपेन लिखा जा सकता है, और यदि 1 नंबर ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एक नंबर की पोजीशन वैल्यू के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो कुछ किताबें मेंशन करती है, कुछ किताबें नहीं मेंशन करती है, क्योंकि एक नंबर के लिए मेंशन कोई आवश्यकता नहीं है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एक कंपाउंड ये है आपके पास, ठीक है,
इसका नामकरण बताइए। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये कंपाउंड, ठीक है। इसके साथ साथ वैलेंसी पूरा कर लोगे ना भाई? हाँ ठीक है, पूरी है, ठीक है। एक कंपाउंड ये आपके पास है, एक कंपाउंड ये भी है। बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतना ही है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम बताओ, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताओ, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका भी आईयूपीएसी नाम बताओ, ठीक है। यदि आईयूपीएसी नाम की बात करें तो CCl3CS3 ये बनेगा आपके पास Cl3, हाँ ठीक है। तो एक कार्बन, उसके साथ एक कार्बन, उसके साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन, और यहां पर एक कार्बन जो है उसके साथ लगे हैं तीनों हेलोजन, यानी क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। नामकरण क्या होगा भैया? 1 नंबर 2 नंबर, काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से हेलोजन पास में मिलेंगे। क्या? तो बिल्कुल सही है सर। तो क्या नाम आएगा? 111 ट्राई, क्योंकि जब एक जैसे लोग एक बार होते हैं तो मोनो लगाते हैं, 2 बार होते हैं तो डाई लगाते हैं, 3 बार होते हैं तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार होते हैं तो टेट्रा लगाते हैं, 5 बार होते हैं तो पेंटा लगाते हैं। तो नंबर आप बढ़ने के साथ साथ वैसे नाम बदलता है। 111 ट्राई क्लोरो, 111 ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथ, दोनों कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा? 111 ट्राई क्लोरो एथेन। यदि इसकी बात करें तो ये सिंपल सी बात है कि चार कार्बन और चारों की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी है। आप स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। कुछ किताबों में इसे एन ब्यूटेन भी लिखा जाएगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। दोनों बात एक ही है। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन ही तो है ये, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।